हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2010 के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के बारे में। हमने रिसेंटली एकदम लेटेस्ट गेट 2021 के इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग पेपर के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशंस हमारी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको विजिट करें। और अब हम स्टार्ट करते हैं गेट 2010 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन को। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 1 मार्क का वेटेज है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? फॉर द सिस्टम 2/s+1 द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन फॉर अ स्टेप रिस्पॉन्स टू रीच 98% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू इज। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारी रूटीन मेथड कि एक तो पूछा क्या गया है कि अगर आपके पास इस तरह से दिया है y(s) बाय r(s) दैट इज इक्वल्स टू ट्रांसफर फंक्शन इज 2/s+1। तो आपको r(s) दिया है। व्हाट इज r(s)? यहाँ पे बोला गया है और स्टेप रिस्पॉन्स, मतलब कि वी हैव द यूनिट स्टेप इनपुट, वी हैव 1/s। सो फ्रॉम दिस हमें y(s) मिल जाएगा, दैट इज 2/s+1। फ्रॉम दिस वी कैन डू द पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हमारा किस फॉर्म में होगा? ये हम अगर 2 को बाहर निकाल ले तो ये हमारा हो जाएगा s+1 माइनस s, दैट इज डिवाइड बाय s इंटू s+1, राइट। तो अगर हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं तो ये हमें मिलेगा 2/s माइनस 2/s+1. So this is y(s). So from this if we take the Laplace inverse तो हमें y(t) मिल जाएगा। So y(t) will be 2 is common, 1 minus e⁻⁻t, right। तो इसके ऊपर से हमें चीज़ क्या मिल रही है कि इसकी जो फाइनल वैल्यू है एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसकी जो फाइनल वैल्यू है y इनफाइनाइट वो हमें मिलेगी 2, क्योंकि e⁻⁻ तो 0 हो जाएगा। मतलब कि आप अगर इसका रिस्पॉन्स देखोगे अगर, तो आपको इसका रिस्पॉन्स इस तरह से मिल रहा है। यू आर अप्लाइंग यूनिट स्टेप इनपुट, बट यहाँ पे ये सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट गेन है, डीसी गेन है, वो 2 है। तो बिकॉज ऑफ दैट आपको ये सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा? 0 से शुरू होगा और ये उसके 2 के ऊपर स्टेडी होगा, यहाँ पे 2 के ऊपर स्टेडी होगा। तो आपको ये तो आपका यूनिट स्टेप इनपुट था, बट आपको जो फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू मिलेगी वो है 2। सो सेम यही इक्वेशन को आप यूज करोगे टू फाइंड दी 98%. Now you know what is the 98% of 2. So the 98% of फाइनल वैल्यू पूछा है ना, ऑफ फाइनल वैल्यू, तो वो आपको क्या मिलेगा? दैट इज 0.98 ऑफ 2, राइट। दैट इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, यही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस e⁻, ये टाइम हम फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड t। तो आप देखो ये 2 कैंसल आउट हो गया। सो अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो गया e⁻⁻t, 1 माइनस 0.98 दैट इज 0.02। सो इफ़ यू सॉल्व दिस, अगर आप नेचुरल लॉग का यूज़ करके इसे सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग t इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 3.92। तो हमारे ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? और यहाँ भी पूछा गया है आपको अप्रोक्सीमेट टाइम। सो आप बोल सकते हो कि नियर बाय टाइम इज 4 सेकेंड। तो ये तो हो गई फर्स्ट मेथड जो आप मैथमेटिक्स करके फाइंड कर सकते हो, 4 सेकेंड। दूसरा भी एक मेथड है, वो ये मेथड है कि हम एक अप्रोक्सीमेशन सेट कर सकते हैं। ये जो सिस्टम है इसको हम टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज k/τs+1। तो अगर ये दोनों को हम कंपेयर करें तो मैंने बोला था ना इसका स्टेडी स्टेट गेन डीसी गेन 2 है, तो हमें k2 मिलेगा और टाइम कांस्टेंट मिलेगा 1 सेकेंड। अब आप याद करो कोई भी स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम थी, है ना, तो उसमें सेटलिंग टाइम कब मिलता था?
2% सेटलिंग बैंड के आजू बाजू, और सेटलिंग बैंड हमें 2% के लिए क्या मिलता था, 4/ζ⍵n. Now you must be knowing that 1/ζ⍵n is known as the time constant. तो मैं वापिस बोलता हूँ, 1/ζ⍵n you can call this as a time constant tau. So अब देखो, आपको सेटलिंग टाइम फाइंड करना है, आपके पास टाइम कांस्टेंट तो ऑलरेडी है. इफ यू कंपेयर दिस टू, ये है टाउ इक्वल्स टू 1, सो योर सेटलिंग टाइम इज 4 सेकेंड, राइट. सो दिस इज द सेटलिंग टाइम फॉर 2% सेटलिंग बैंड. मतलब कि ये जो आपका स्टेडी स्टेट वैल्यू है उसके 2%, ये जो 2 जो है ना उसके 2%, मतलब थोड़ा सा ऊपर 1.02 और यहाँ पे 0.98 के आजू बाजू पहुँचने में, इसके आजू बाजू पहुँचने में, ये जो 2% सेटलिंग बैंड है उसके आजू बाजू पहुँचने में आपको कितना टाइम लग सकता है, 4 सेकेंड. तो आप ये अप्रोक्सीमेशन से भी करो, दिस इज अप्रोक्सीमेशन. और आपको देखो वर्ड परफेक्टली यूज़ किया है, अप्रोक्सीमेट. सो दिस इज अप्रोक्सीमेशन. सो ये अप्रोक्सीमेशन से आपको मिल सकता है. सो ये मेथड 1 हमने की, जो आपको मैथमेटिक्स से पता चल जाता है, उसका स्टेप रिस्पॉन्स को आप डिराइव करोगे. और ये मेथड 1 दैट इज द अप्रोक्सीमेशन मेथड 1, राइट, मेथड 1. और इसका वेटेज 1 मार्क का है, तो मुझे लगता है कि आपको ये मेथड 2 अवॉइड करके अप्रोक्सीमेशन मेथड से डायरेक्ट कर देना चाहिए. नाउ लेट्स से, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12. आपको पता है 1 मार्क का वेटेज है. क्या पूछा गया है, इफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ फिगर बी इज एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कपल टैंक सिस्टम ऑफ फिगर ए. मतलब कि ये जो है, दिस इज द कपल टैंक सिस्टम, दिस इज कपल टैंक सिस्टम. कपल टैंक सिस्टम आप देख सकते हो, दिस इज टैंक 1, दिस इज टैंक 1 एंड दिस इज टैंक 2, दिस इज टैंक 2, दिस इज टैंक 1. ये दो both are coupled by here this way. So मैं आपको भी बाजू में बताता हूँ. तो ये कपल टैंक सिस्टम है और ये उसका मॉडल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है. तो आपको क्या करना है, यू नीड टू डू मैथमेटिकल मॉडलिंग. अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा हाई हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकल मॉडलिंग का जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा डीसी मोटर तक हो सकता है, या तो मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम तक हो सकता है, या तो फिर टॉर्क सिस्टम पे. बट ये मुझे लगता है थोड़ा कोर इंस्ट्रूमेंटेशन का पोर्शन यहाँ पे पेपर में पूछ लिया है. तो लेट्स सी. तो सबसे पहले इसके लिए हमें इसका बेसिक फंडामेंटल, एक टैंक अगर है हमारे पास, इफ दिस इज अ सिंगल टैंक, तो ये सिंगल टैंक के लिए ये डायनामिक्स कैसे वर्क करता है ये देखना है. तो हमें 2 टैंक के लिए भी आ जाएगा. लेट्स से दिस इज पाइप, ये जैसे ड्रॉ करी है ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ. तो यहाँ से अगर पानी का जो फ्लो आ रहा है, मैं अगर बोलूँ दिस इज इन फ्लो क्यू इन, और यहाँ से जो पानी बाहर जा रहा है ये टैंक में से, ये जा रहा है ये रिस्ट्रिक्शन में से, जिसे हम कह सकते हैं R1. दिस इज द रिस्ट्रिक्शन वाल्व. जितना वाल्व को आप घुमाओगे उतना ही आप यहाँ से जो ये ट्यूब में से जो पानी जा रहा है उसको आप कंट्रोल कर पाओगे. सो ये मैं बोल रहा हूँ, दिस इज दी आउटफ्लो, दिस इज इनफ्लो, राइट. और यहाँ पे जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो एक्यूमुलेट हो रहा है वाटर, और बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन इसकी जो हाइट है वो हमें चेंज होती मिल रही है, राइट. सो लेट्स से अगर मैं कुछ टर्म को एज्यूम करूं कि यहाँ के अंदर का जो एरिया है, एरिया दैट इज A1, जिसे हम कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज द हाइट. तो अगर फॉर अ सिंगल टैंक सिस्टम आपको फर्स्ट ऑर्डर डायनामिक्स अप्लाई करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो दैट इज इक्वल्स टू A dH by dt.
सो दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन फॉर टैंक 1। अगर ये टैंक 1 के लिए एरिया है 1, सो मैं A1 बोल देता हूँ, हाइट है 1, तो मैं इसको DH1 बोल देता हूँ, एंड दिस इज लेट्स से Q आउट। तो Q इन माइनस Q आउट इक्वल्स टू A DH बाई DT। अब ये चीज़ के लिए Q इन तो आपका इनपुट हो गया। नाउ दिस Q आउट डेफिनेटली यहाँ से जो आउट निकलेगा वो डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पे ये जो रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है उसको कितना आपने ओपन किया है या कितना क्लोज किया है। तो आपका जो ये Q आउट होगा वो डिपेंड करेगा रिस्ट्रिक्शन R1 के ऊपर और इसकी हाइट कितनी है। अगर हाइट ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फ्लो से पानी बाहर आएगा। तो आप बोल सकते हो Q आउट इक्वल्स टू दैट इज H बाय R, H1 बाय R1। ये अभी कैसे आया, ये आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग से या तो इसके जो टैंक डायनामिक्स है, प्रोसेस डायनामिक्स, उसके ऊपर से पता चलेगा, बट उतना डेप्थ में नहीं जाते। तो Q इन माइनस H1 बाय R1 इक्वल्स टू हो गया A1 DH1 बाई DT। तो इसके ऊपर से हमें Q इन क्या मिलेगा, Q इन इक्वल्स टू H1 बाय R1 प्लस A1 DH1 बाय DT। दिस इज फॉर अ सिंगल टैंक, राइट। अब आप ध्यान से देखो तो आपको ये पता चलेगा कि ये सिस्टम में जैसे R वर्क करता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में वर्क करता है रेजिस्टेंस। क्योंकि आप वाल जो है जितना ओपन करोगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा और ज़्यादा फ्लो बाहर आएगा। सो योर R1 इज इक्विवेलेंट टू योर रेजिस्टेंस R। Now Q in that is working as a input flow, मतलब कि इनपुट करंट, सोर्स करंट। तो आप बोल सकते हो your Q in it is equivalent to I input। सेम में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो हाइट है, what is height, it works as a voltage। क्यों? क्योंकि आप देखो आपका अगर मैंने आपको पहले बताया था कि एरिया दैट इज वर्किंग एज अ कैपेसिटी। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वाटर को एक्यूमुलेट करने की, राइट। सो यहाँ पे जो एरिया है इट इज़ वर्किंग एज अ कैपेसिटर। फिर यहाँ पे जो हाइट है H1 दैट इज़ वर्किंग एज अ वोल्टेज V1। ये एरिया है A1 तो ये C1 हो जाएगा। तो देखो हमने सारे जो टैंक के जो फिजिकल पैरामीटर है उसको हमने इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में इक्विवेलेंट उसका फॉर्म फाइंड कर लिया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ट्राई करते हैं ये सभी चीज़ को इकट्ठा समझने की। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं बोलूँ कि ये जो Q इन है ये मेरा इनपुट करंट है, तो मैं उसको I इन लिख सकता हूँ। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट इज H1। नाउ H इज इक्विवेलेंट टू वोल्टेज, तो मैं लिख सकता हूँ V1 बाय R1। R इज द रिस्ट्रिक्शन और रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज A? A इज द कैपेसिटर, तो मैं लिख सकता हूँ C1। व्हाट इज दिस? DH1 मतलब के dV1 बाय DT, ये लिख सकता हूँ। नाउ ये हम H किसकी बात करते हैं, ये जो C1 फिर ये dV1 ये किसकी बात कर रहे हैं, फॉर अ कैपेसिटर। सो ये हो जाएगा dVC1 कैपेसिटर वोल्टेज। अब आप यही चीज़ को किरचॉफ्स करंट लॉ से एग्जीक्यूट करो KCL से, तो क्या आएगा। अगर यही चीज़ को मुझे इसका KCL से रिप्रेजेंट करना है तो ये एक नोड है, ये नोड के ऊपर सबसे पहले आ रहा है मेरा सोर्स करंट। This is the source current which is I in। Now see I in equals to incoming equals to outgoing current। तो देखो ये दो ब्रांच में जा रहा है, एक ये ब्रांच में, ये दूसरे ब्रांच में। तो ये एक ब्रांच है दैट इज V1 बाय R1 एंड दूसरा ब्रांच है दैट इज C1 dVC1 बाय DT। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज द कैपेसिटर, इस तरह से दिस इज द कैपेसिटर। सो दिस इज C1 और यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है दिस इज माय VC1 और दूसरा कहाँ जा रहा है V1 बाय R1। तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकता हूँ R1 बाय C1 और उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ
ग्राउंड से। सो दिस इज माय ग्राउंड। तो देखो हमने क्या किया, दिस इज द ओरिजिनल सर्किट, दिस इज द फिजिकल सर्किट, दिस इज द फिजिकल सिस्टम, राइट। और ये फिजिकल सिस्टम का हमने मैथमेटिकल मॉडल बनाया इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। सो दिस इज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, राइट। तो आप देखो फॉर अ सिंगल टैंक सिस्टम हमारा सिस्टम कैसा आ रहा है, आरसी नेटवर्क की तरह वर्क कर रहा है। अब देखो हम दूसरी टैंक लगा दे, बराबर, दूसरी टैंक लगा दे तो दूसरा आरसी नेटवर्क सिस्टम में ऐड हो जाएगा। मतलब कि अब अगर मैं यहाँ से इरेज कर दूँ, आई होप आपको इतना तो पता चल गया होगा, राइट। तो अभी मैं अगर दूसरी टैंक लगा देता हूँ तो अब क्या हो जाएगा, इफ़ आई ऐड हियर सेकंड टैंक, समझो कि ये मैंने यहाँ पे दूसरी टैंक लगा दी, इफ़ आई हैव द सेकंड टैंक, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मुझे कुछ हाइट मिलेगी और यहाँ पे उसका भी तो कोई रिस्ट्रिक्शन होगा, उसका भी कोई रिस्ट्रिक्शन होगा जो आउटफ्लो को कंट्रोल करेगा। ये हो गया R2, तो ये मुझे मिलेगा Q0। तो आप ये दोनों टैंक को ऐड कर दो, H1 है तो यहाँ H2 होगा, R1 है तो R2 होगा। तो आपकी सिस्टम कैसी दिखेगी, तो आपको RC नेटवर्क जो है वो ऐड करना है। सो कैसे होगा, ये जो नोड है वो वर्क करेगा Vc2 की तरह। सो यहाँ पे आपको C2 लगाना पड़ेगा। सो हियर दिस इज C2 और फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा R2 और ये यहाँ से ग्राउंड हो गया। सी इट इज़ वेरी इजी, दिस इज ग्राउंड। तो अब आप देखो तो दिस इज टू टैंक सिस्टम, फिजिकल सिस्टम और उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क। तो यहाँ पे A जो है दैट इज, यहाँ पे हमारा जो A है दैट इज कैपेसिटर 1, यहाँ पे जो B है दैट इज रेजिस्टेंस 1, यहाँ पे जो C है दैट इज कैपेसिटर 2 और यहाँ पे जो D है दैट इज रेजिस्टेंस 2। तो हम बोल सकते हैं कि अवर A एंड C आर दी कैपेसिटर्स and B and D are the, what are B and D are the resistance, right। अगर आपको इसके बारे में और डेप्थ में जानना है मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर डिफरेंट फिजिकल सिस्टम्स, ये तो मैंने आपको टू टैंक सिस्टम बताया है ना। ये टू टैंक के अलावा अगर आपको फ्लैपर नोजल के बारे में जानना है, या तो कोई डीसी मोटर डायरेक्टली, सेपरेटली, या तो सेल्फ एक्साइटेड, कोई भी सिस्टम्स, कोई भी फिजिकल सिस्टम्स है, कोई थर्मल सिस्टम है, कोई टैंक रिएक्टर सिस्टम है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको डेफ में बताऊंगा। बट आप देखो ये कितने मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन, और इट टुक अ लॉन्ग टाइम। पर अगर आप ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के बच्चे को अगर ये पूछा गया होता, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के स्टूडेंट्स को, तो ये थोड़ा फास्ट आंसर दे पाता। बट टू एक्सप्लेन इन डेप्थ मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो चलो, अगर आपको मज़ा आया है, आपने इन्जॉय किया है और आपने हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दो। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 36। और व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ g of s that is 1 upon s, s plus 1, s plus 2 plotted in the complex j omega plane for the positive frequency is। तो एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हैं, या तो ये सिस्टम मुझे लगता है हम इस तरह से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। g of s is given as 1 upon s, s plus 1, s plus 2, राइट। सो अगर आप ये सिस्टम का फंडामेंटल नॉलेज अगर आपके पास है पोलर प्लॉट का, तो आपको पता है डायरेक्टली कि आपके पास सिस्टम में पोल एट ओरिजिन है, राइट। दिस इज अ पोल एट ओरिजिन। तो पोल एट ओरिजिन है मतलब कि सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होगी, ये -90 एंगल देगा। तो दिस इज योर -90, और मैग्नीट्यूड इसकी वजह से आप ओमेगा टेंस टू 0 रखोगे तो इनफाइनाइट मिलेगा। तो ये इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड से शुरू होगा। सो उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा फॉर ओमेगा इक्वल्स टू 0, मैग्नीट्यूड इज इनफाइनाइट एंड योर थीटा इज -90। अब ये यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करेगा और ये कितना ट्रैवल करेगा, तो ये ट्रैवल करेगा नंबर्स ऑफ
पोल्स उसके बाजू में जो है सिंपल पोल्स, तो कितने पोल है 1 एंड 2, तो ये 2 क्वाड्रेंट कवर करेगा। मतलब कि अगर मैं बोलूँ दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब क्या, ये कैसे क्वाड्रेंट कवर करेगा, तो ये जो क्वाड्रेंट में है दैट इज इट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दूसरा ये क्वाड्रेंट, तो ये किस तरह से जाएगा, इट विल गो लाइक दिस, और यहाँ पे आके वो टर्मिनेट होगा। इट इज़ वेरी इजी। इसका वे इस तरह से भी हो सकता है, इसका शेप इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इसका शेप। बट एसेंशियली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो है ये लाइन -180 की उसके अबव होके जाएगा। सो आप तुरंत मुझे बता सकते हो विच वन इज़ द राइट आंसर। सो ये सही आंसर नहीं है, दिस इज़ नॉट द राइट आंसर, दिस इज़ नॉट द राइट आंसर, दिस इज़ ऑल्सो नॉट द राइट आंसर, दिस इज़ द राइट आंसर। सो ए इज़ द राइट आंसर। अगर आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पॉइंट जानना है तो भी आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये -180 की लाइन है, तो ये -180 पे इंटरसेक्शन के ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, दैट इज द फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसका आप मैग्नीट्यूड इक्वेशन लिखो तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा यहाँ से इतना, राइट। सो इफ यू फाइंड, यू विल फाइंड सम मैग्नीट्यूड, बट एट दिस मोमेंट इसकी ज़रूरत नहीं है फाइंड करने की, क्योंकि आपको एलिमिनेशन मेथड से ही आपको बेस्ट कर्व के ऊपर से ऑप्शन मिल जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 37 में, द सिस्टम x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu विथ a इज दिस, b इज दिस। तो आपको चेक करना है सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है, या तो फिर कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल। तो सिंपल चीज़ है, सबसे पहले तो स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी के लिए कौन सा मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं हम, ए मैट्रिक्स। और कंट्रोलेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, टू चेक द कंट्रोलेबिलिटी वी आर यूजिंग बोथ द मैट्रिसेस ए एंड बी। और ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं ए एंड सी मैट्रिक्स। तो चलो स्टेबिलिटी के लिए हम ए मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें इसकी आइगन वैल्यूज मिल जाए, मतलब कि SI माइनस ए करके इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर ले और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले, तो वो हमें पोल्स लोकेशन देगा, दोज आर दी आइगन वैल्यूज। तो वो हमें क्या मिलेगी, दिस इज S प्लस 1, दिस इज -2 0 एंड दिस इज S माइनस 2। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे और उसको 0 से इक्वेट करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, S प्लस 1 इंटू S माइनस 2, राइट। और ये तो 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आपको जो ये पोल्स है वो मिले S इक्वल्स टू -1 एंड S इक्वल्स टू +2। अभी आप बताओ S इक्वल्स टू +2 मतलब कि ये पोल कहाँ है, राइट हैंड साइड पे है। तो अगर कोई भी सिस्टम का एक पोल राइट हैंड साइड पे है तो हम बोल सकते हैं सिस्टम इज अनस्टेबल। सो दिस सिस्टम इज अनस्टेबल। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिस्टम भले अनस्टेबल है पर उसको हम स्टेबल कर सकते हैं। कैसे, यूजिंग द कंट्रोलर डिजाइन, यूजिंग द कंपेंसेटर। बट अब हमें चेक करना पड़ेगा कि सिस्टम में हम कंट्रोलर डाल सकते हैं कि नहीं, मतलब कि सिस्टम इज कंट्रोलेबल और नॉट। मतलब कि उसके लिए हमें फंडामेंटल चीज़ पता है, हमें कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करना रहता है, दैट इज QC। और वो कैसे मिलता है, वी नीड टू फाइंड 2 पार्टीशंस B एंड AB, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, 2 स्टेट वेरिएबल वाला सिस्टम है और इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो चलो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। व्हाट इज B, B इज 0 1 एंड व्हाट इज AB, इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 2 इंटू 0 1, तो क्या होगा -1 इंटू 0 0, 2 + 1 यहाँ पे 2, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 हियर इट 2। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा -2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ QC इज -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं सिस्टम इज डेफिनेटली कंट्रोलेबल। सिस्टम इज कंट्रोलेबल, राइट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सिस्टम इज अनस्टेबल बट कंट्रोलेबल। C is the right option. System is unstable but
controllable. So this is the last question of this paper. तो क्या पूछा गया है, what is the problem statement? The characteristic equation of a closed loop system is this for k greater than 0. Which of the following statement is true? मतलब कि हमें 4 स्टेटमेंट देख के रखे हैं और उसके ऊपर से हमें फाइंड करना है चारों में से कौन सा सही है. तो हम जस्ट एक बार नेचर देख लेते हैं. इट्स रूट्स आर ऑलवेज रियल. अच्छा, तो उसके रूट्स जानने के लिए हमें रूट लोकस बना देंगे फॉर के ग्रेटर देन 0. इट कैन नॉट हैव ब्रेक अवे पॉइंट. ब्रेक अवे पॉइंट मतलब रूट लोकस बनाएंगे तो पता चलेगा 2 ऑफ इट्स रूट्स टेंड्स टू इन्फिनिटी अलॉन्ग दी एसिम्प्टोट्स. एसिम्प्टोट्स है मतलब कि रूट लोकस. इट में हैव कॉम्प्लेक्स रूट इन दी राइट हाफ ऑफ एस प्लेन. मतलब रूट लोकस बनाएंगे और उसकी ब्रांच चेक करेंगे, अगर राइट साइड में जा रहा है तो ये सही है वरना नहीं है. मतलब कि एक कॉमन पाथ मिल गया इसका रूट लोकस बना के. बराबर. तो इसका अगर मुझे रूट लोकस बनाना है तो सबसे पहले मुझे जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस फाइंड करना पड़ेगा. अब आप देखो ये जो इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर आप उसको 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे, मतलब कि ये जो s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3 है उसको डिवाइड कर दोगे ये टर्म से ये इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस के एस प्लस 2 अपॉन दिस मच इक्वल्स टू 0. तो आपको जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस है वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा के एस प्लस 2 अपॉन एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 3. तो आपको ये मिल गया लूप ट्रांसफर फंक्शन. नाउ फ्रॉम द लूप ट्रांसफर फंक्शन यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ द रूट लोकस. सो जस्ट मैं एक टेंटेटिव शेप बना रहा हूँ रूट लोकस का. तो उसके लिए मुझे पोल लोकेशन चाहिए, पोल 0 लोकेशन. तो सबसे पहले है s इक्वल्स टू 0, फिर आई हैव s इक्वल्स टू -1. ओके, फिर मुझे मिलेगा s इक्वल्स टू -2 बट वो मेरा 0 है सिस्टम का -2. एंड अगेन आई हैव अ पोल s इक्वल्स टू -3. तो फ्रॉम दिस पोल 0 लोकेशन I can draw the RL path and NRL path, right? So इसका RL path कितना आएगा? It will be between these two, दो पोल के बीच में, और between this pole and 0. Now you know the fundamentals. अब क्या होगा, ये पोल जो है it will tries to move towards this 0, ठीक है, towards the infinite. तो ये आपको एक लोकेशन मिल गया. Now what about these two? तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पे हमें कहीं पे ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा. और ब्रेक अवे पॉइंट जो होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा. और उससे पहले हमें यहाँ चेक करना होगा NP माइनस NZ, नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ 0. तो ऑलरेडी मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर लिए थे माइंड में, वो हमें 2 मिलेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 3 पोल, और नंबर ऑफ 0 कितना है 1. तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको 2 एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स मिलेंगे. मतलब कि आपको फाइनल जो ब्रांच है वो टूवर्ड्स +90 एंड -90 की ओर जाने को मिलेगी. और ये जो दोनों पोल्स है वो किस तरह से मूवमेंट करेंगे, तो इसके ऊपर से हमें इसका मूवमेंट भी पता चल जाएगा. तो ये अभी हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स बनाते हैं हम कौन से पॉइंट के ऊपर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोइड. तो ये हमें जो है वो सेंट्रोइड मिलेगा. तो सेंट्रोइड कैसे मिलता है, तो सेंट्रोइड इज रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरोस अपॉन NP माइनस NZ. तो NP माइनस NZ तो 2 है. नाउ रियल पार्ट ऑफ पोल्स मतलब कि -1 -3 माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरोस मतलब -2 मतलब कि +2 अपॉन NP माइनस NZ. तो ये क्या हुआ, -4 + 2 दैट इज -2 डिवाइड बाई 2 दिस इज -1. मतलब कि आपका जो सेंट्रोइड है सिस्टम का वो एक पोल के ऊपर है, ये पोल लोकेशन के ऊपर. तो अब क्या होगा, आपके सिस्टम के ये जो 2 रूट्स है वो वही सेंट्रोइड को फॉलो करते हुए +90 की ओर एंड -90 की ओर जाएंगे, है ना.
तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा? डेफिनेटली आपका, नाउ मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। अब हमें जैसे चूँकि पता चला है कि जो ये सेंट्रोइड है वो -1 के ऊपर है, तो अब हमारा काम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ये यहाँ से हमें मिलेगा, ये हमारा सेंट्रोइड है, ठीक है। तो ये हमें 2 ब्रेक अवे पॉइंट मिले, सॉरी ये 2 एसिम्पटोट्स मिले, और हमारे पास ऑलरेडी ये 2 पोल तो है ही। तो अब हमें फाइंड करना रहेगा ब्रेक अवे पॉइंट। तो अभी ब्रेक अवे पॉइंट हो सकता है 0 एंड -1 के बीच में, कहीं पे भी हो सकता है। सो लेट्स से वी आर एज्यूमिंग दैट ये दोनों के बीच में कहीं पे there is some breakaway point, let's say here. So this will move towards this will move towards this, and finally this will move towards +90, and this will move towards -90. So this is the root locus, that's all जो मैंने white बनाया है, this is the root locus, simple. तो अब आप यूजिंग दिस रूट लोकस आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। फर्स्ट, इट्स रूट्स आर ऑलवेज रियल। अब आप देखो यहाँ पे जो रूट्स होंगे, यहाँ पे ये थोड़ी रियल है। रियल मतलब कि ये दिस इज द रियल एक्सिस, जीटा एक्सिस, एंड दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर सारे सिस्टम के रूट्स अगर यही लाइन के ऊपर आते हैं जीटा एक्सिस के ऊपर, तो मैं बोल सकता था कि हाँ इसके सारे रूट्स रियल है। बट व्हाट अबाउट दिस जो मैंने डॉट किए हैं, ये सारे रूट्स तो कॉम्प्लेक्स है। सो ए इज नॉट अ राइट आंसर, ए इज नॉट अ राइट ऑप्शन। ओके, बी, इट कैन नॉट हैव अ ब्रेक अवे पॉइंट इन द रेंज ऑफ -1 रियल पार्ट ऑफ एस एंड 0। तो ये बोल रहा है 0 एंड -1 के बीच में ब्रेक अवे पॉइंट नहीं होगा। नो, ब्रेक अवे पॉइंट होगा, यहाँ से कहीं से ब्रेक होके ही वो आगे जाएगा। सो बी इज अ फॉल्स ऑप्शन। सी, 2 ऑफ इट्स रूट्स tends to infinity along the asymptotes, yes, s equals to -1, yes। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो एसिम्पटोड है ना, एसिम्पटोड उसका लोकेशन क्या है, विच इज़ द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोइड, दैट इज s equals to -1। तो ये जो एसिम्पटोड है उसी की डिरेक्शन में जाएंगे एट स्टेडी स्टेट, मतलब कि एट इनफाइनाइट। सो बाय सीइंग वी कैन डेफिनेटली से this C is the right option. Let's see the D option. It may have complex roots in the right half of S plane. अभी देखो ये पूरा जो रूट लोकस हमने बनाया है, ये जो पूरा रूट लोकस है वो टोटली लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है ना, सिवाय k इक्वल्स टू 0 पे ये S इक्वल्स टू 0 के ऊपर है, विच इज़ नॉट राइट हैंड साइड, दैट इज द इमेजिनरी एक्सिस। तो हम बोल सकते हैं for not a single time this root locus will go in the right hand side. So हम बोल सकते हैं D is the wrong answer. So finally C is the right answer. So इसी के साथ we have finished this video solution. और अगर आपको हमारा एफर्ट्स, हमारी मेहनत अच्छी लगी है, so please like, share and subscribe our channel. एंड इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए। और अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन लाएंगे और अपनी कमेंट सेक्शन में ही अपलोड करेंगे या तो आपको मेल करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।